जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में बच्चों जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट वाज इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत, इसी का हम फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं बच्चों। इससे पहले वाला जो पार्ट था दैट वाज पार्ट थर्ड, वहां पर हमने देखा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे यानी कि जो राजा रजवाड़े थे उनके ऊपर जो है कैसे भारत ने जो है कब्जा किया, या फिर हम कह सकते कैसे उनको भारत में मिलाया, राइट। कैसे जो है उनको असेशन किया भारत के अंदर, कैसे उनको मिलाया, राइट बच्चों। इस लेक्चर के अंदर, पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों के पुनर्गठन के बारे में हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आपको बता दूं, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम पर मिल जाएगी। आप हमें जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं और सबका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए आज का जो हमारा टॉपिक है उससे शुरू करते हैं। देखिए, राज्यों के पुनर्गठन पढ़ने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज कैसे हुआ था। रिसोर्सेज का मतलब होता है बच्चों संसाधन। रिसोर्सेज का मतलब होगा संसाधन। डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा। भी संसाधनों का कैसे बंटवारा हुआ, ठीक है। देश तो बढ़ चुका है अब, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन जो संसाधन थे, है ना, जो संसाधन थे उनका कैसे बंटवारा हुआ था। तो देखिए, इस समस्या का निपटारा करने के लिए एक काउंसिल, एक परिषद बनाई गई जिसका नाम रखा गया पार्टीशन काउंसिल। क्या नाम रखा गया? पार्टीशन काउंसिल, यानी कि उसका नाम था हिंदी में बंटवारा परिषद। बंटवारा परिषद को बनाया गया ताकि क्या किया जा सके, संसाधनों को बांटा जा सके, ठीक है। इस परिषद के अंदर तीन बंदे थे। एक इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होगा, इंडिया की तरफ से होगा, एक पाकिस्तान की तरफ से और एक होंगे गवर्नर जनरल। ठीक, एक इंडिया की तरफ से, एक पाकिस्तान की तरफ से और एक गवर्नर जनरल। और वो कौन थे? तो वो थे माउंट बैटन। माउंट बैटन गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब विद रिगार्ड टू द सिविल सर्विसेज डिस्टिंक्शन वाज मेड बिटवीन द यूरोपियन एंड इंडियन मेंबर्स। क्या कहता है कि अब देखो बंटवारे, अब हम बंटवारा कैसे हुआ संतानों के बीच में, अब हम वो देखने वाले हैं कि करके। जैसे सबसे पहला सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं, सिविल सर्विसेज, ठीक है, जो आईएएस आईपीएस की नौकरियां थी, वहां पर यूरोपियन और जो इंडियन थे, मान लो कोई यूरोपियन आईएएस है यानी कि यूरोप का है, अंग्रेज है कोई आईएएस, या फिर भारतीय आईएएस है, तो उनके जो सर्विसेज थी उनमें काफी कुछ चेंज था। कैसे चेंज था? द यूरोपियन मेंबर नंबर कुड कंटिन्यू इन सर्विस इन इंडिया ऑन द एग्जिस्टिंग वेज एंड एमोल्यूमेंट्स, हाउएवर वर एंटाइटल्ड टू स्पेशल कंपनसेशन इन केस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट। क्या कहना चाहता है कि उस टाइम पर जो भी ब्रिटिश अधिकारी, जो भी ब्रिटिशर, कोई भी अंग्रेज जो आईएएस ऑफिसर था ना, ठीक है, उसको बोले कि वो अपनी नौकरी कंटिन्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको तनख्वाह मिल रही थी, जो उसको भत्ते मिल रहे थे, उसको वही मिलते रहेंगे, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो जल्दी रिटायर होकर वापस अपने देश जाना चाहता है, ठीक है, वो जल्दी से रिटायरमेंट लेना चाहता है, जिसको वीआरएस बोल देते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक है। और यदि वो वीआरएस लेके जल्दी वो रिटायरमेंट लेके वापसी जाना चाहता है, तो हम उसको क्या देंगे, भारत सरकार उसे क्या देगी, एक स्पेशल कंपनसेशन देगी, एक स्पेशल इनाम देगी उसको, राइट। ये बात बोल देगी उनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। लेकिन अगर हम इंडियन मेंबर्स की बात करें, कोई भारतीय आईएएस की बात करें, तो बोले उन लोगों को अपनी जो सर्विस है उसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा एग्जिस्टिंग स्केल तक। क्यों क्यों कंटिन्यू रखना पड़ेगा भाई? सिंपल सी बात है, देश अभी अभी आजाद हुआ है, अभी आईएएस आईपीएस इन सब की भर्तियां करनी है, तो हमें इंडियन जो ऑफिसर्स हैं वो तो चाहिए चाहिए, ठीक है। जो कोई ब्रिटिशर है, ठीक है, वो भी रहे, लेकिन अगर वो रिटायरमेंट ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना स्पेशल कंपनसेशन लो और वापस चले जाओ, राइट बच्चों। उसके बाद सबसे बड़ा पंगा पड़ा पब्लिक डेप्ट के ऊपर, कि जो भी कैश इनके पास था भारत सरकार के पास, ठीक है, जो अनडिवाइडेड इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि जब बंटवारा नहीं हुआ था, ठीक है, उनके पास जो भी डेप्ट था ना, वहां पे पाकिस्तान ने डिमांड करी कि हमें क्वार्टर शेयर दो। यानी कि अगर मान लो 100 करोड़ रुपए थे, तो पाकिस्तान कह रहा है कि भैया 25 करोड़ रुपए हमें दो। 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान ने मांगे यहां पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी? अब जब ये बात पाकिस्तान ने डिमांड करी, तो भारत सरकार कह रही कि चलो देखते हैं, करते हैं। मीनवाइल गांधी जी ने क्या कर दिया? मीनवाइल गांधी जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिससे उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स थे उनके ऊपर प्रेशर डाला कि भैया जो पाकिस्तान जो पैसा मांग रहा है उन्हें वो पैसा दे दिया जाए। तो यानी कि 25 करोड़ फाइनली हमने किसको दिए थे? 25 करोड़ हमने फाइनली पाकिस्तान को दिए थे। यहां पर कहीं ना कहीं प्रेशर किसका था? प्रेशर था गांधी जी का, ठीक। उसके बाद एक जॉइंट डिफेंस काउंसिल भी बनाई गई, ठीक है, जिसके सुप्रीम कमांडर थे ओचिन लैक। क्या नाम था? ओचिन लैक, ये बंदे का नाम है ओचिन लैक, ठीक है। एक ना रक्षा परिषद बनाई गई, ठीक है, जिसके अंदर वही बात, ओचिन लैक वहां के सुप्रीम कमांडर थे, एक इंडिया के प्रतिनिधि थे और एक पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे। और आप नाम से समझ गए होंगे डिफेंस काउंसिल, रक्षा परिषद क्यों बनाई गई? ताकि जो भी हथियार थे,
ठीक है, जो भी प्लांट्स थे, जो भी मशीनरी थी, जो भी हथियार बंदूक थे, जो भी स्टोर्स थे, उन सबका इक्वली क्या कर सके, उन सबका जो है आराम से बंटवारा किया जा सके, क्योंकि भैया बंटवारा हो रहा है तो हर एक चीज का होगा, तो जो हथियार है उनका भी तो बंटवारा होगा। तो उनका बंटवारा करवाने में किसका योगदान रहा? ऑचिनलेक का। किसका रहा? ऑचिनलेक का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है भाई, जो रिसोर्सेज थे और जो संसाधन थे उनको कैसे बांटा गया? तो देखिए, भारत का लगभग 68% जो सिंचाई वाला क्षेत्र था ना, इरिगेशन एरिया का मतलब, इरिगेटेड एरिया का मतलब होता है सिंचाई क्षेत्र। 68% जो सिंचाई क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया था। वो भारत का, लेकिन कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद जो सिंध और पश्चिमी पंजाब था, जो कि पहले भारत का हिस्सा थे लेकिन अब किसका हिस्सा हो चुके थे? पाकिस्तान का हिस्सा हो चुके थे। तो सिंध और पश्चिमी पंजाब का जो हिस्सा था, वहां पर बहुत ज्यादा दूध देने वाले, कह सकते हो कैटल्स थे, दूध देने वाले पालतू जानवर थे, है ना, गाय होगी, भैंस हो गई, है ना, इस तरह की जानवर, बकरियां हो गई। तो वो सारी की सारी अब कहां चलेगी? लगभग कहां चलेगी? पाकिस्तान में चलेगी, लगभग। ठीक है, उसके बाद हालांकि इंडियन टेरिटरी में भारतीय सीमा के अंदर जूट मिल बहुत ज्यादा थी, जूट मिलें बहुत ज्यादा थी, लेकिन लेकिन जूट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, वो 80% कच्चा माल बनता था ईस्ट पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे हम आज के टाइम में बांग्लादेश बोलते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई कि जूट मिल तो हमारे यहां पर है पर कच्चा माल नहीं है। कच्चा माल कहां पर है? पश्चिमी पाकिस्तान में है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉटन इंडस्ट्री, कपास उद्योग की अगर मैं बात करूं तो भैया इंडिया के अंदर कॉटन इंडस्ट्रीज थी, नो डाउट बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज थी, लेकिन कॉटन इंडस्ट्री, कपास उद्योग का 40% कच्चा माल, कपास उद्योग का 40% कच्चा माल जो है वो पाकिस्तान से आता था। तो ये एक और बड़ी समस्या थी भारत के लिए यहां पर, राइट। अच्छा, उसके बाद जो मेन जो रिसोर्सेज थे, जैसे कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गई, माइका हो गया, ये सब के सब कहां पे लोकेटेड थे? ये सब के सब भारत के अंदर लोकेटेड थे। क्लियर है बच्चों? यहां तक चीजें सारी समझ में आ गई होंगी, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, यही हमारा मेन टॉपिक है। हालांकि हम इसे पॉलिटी में दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन हम एक बार आप यहां पे पढ़ लीजिए, क्योंकि हम आजादी के बाद का भारत पढ़ रहे हैं यहां पे। ठीक है, देखिए, राज्यों का जो पुनर्गठन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो है, ये भाषा के आधार पे किया गया था, भाषा के आधार पे। ठीक है, हालांकि शुरुआत में नेहरू ने जो है, नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू इस पक्ष में नहीं थे कि हम राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पे करें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि भैया जिस हिसाब से भारत सरकार काम कर रही है, तो यहां पर जो है ना, मतलब सही नहीं चल रहा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्टिविटीज हैं, जो प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं, ठीक है, जो प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं वो सही ढंग से नहीं चल पा रही है, क्योंकि भारत सरकार और लोगों के बीच में क्या आ रहा है? एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है ना, कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, बात नहीं कर पा रहे ढंग से, जस्ट किसकी वजह से? भाषा की वजह से। इसका एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बच्चों पहले मद्रास के अंदर था। ठीक है, तो मद्रास से अलग होकर बनाया गया आंध्र प्रदेश, और ऐसे नहीं बना। देखिए, बना बेसिकली इसलिए था, वहां पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुल्लू। क्या नाम था? पोट्टी श्रीरामुल्लू। इन्होंने 54 दिन तक फास्ट रखा, 54 दिन तक ये भूख हड़ताल पे बैठे। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि भैया हमारे जो लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं ना, तेलुगु भाषा, वो मद्रास में नहीं रहेंगे। ठीक है, मद्रास में मद्रासी भाषा बोली जाती है, तेलुगु अलग भाषा है। बोला मद्रास में नहीं, तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल हैं, तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं, उनके लिए अलग राज्य बनाओ जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत सरकार थोड़ी लेट हो गई, 54 दिन तक ये फास्ट रहा, और फाइनली जो पोटी श्रीरामुल्लू थे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद लोग भड़क गए, लोग जब भड़के तब भारत सरकार ने संज्ञान में लिया और आंध्र प्रदेश राज्य बनाया था 1953 में, 1953 में। ठीक, उसके बाद हालांकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे फजल अली आयोग, स्टार्टिंग में उन्होंने भी कहा कि भाई भाषा के आधार पर जो है राज्य नहीं बनने चाहिए। ठीक है, लेकिन बाद में वो भी एग्री कर गए थे कि ठीक है, बन जाना चाहिए। हालांकि अब ये जो नए राज्य बनाने की जो समस्या है ना, इसको सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने कुछ एक कमीशन बनाए थे। ठीक है, जैसे सबसे पहला कमीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, धर कमीशन, एस के धर कमीशन, जून 1948 में इसे बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर ना भारत के अंदर, और खासकर दक्षिण भारत के अंदर, साउदर्न इंडिया के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर जो राज्य बनाने, नया राज्य बनाने की बहुत ज्यादा मांग उठ रही थी। ठीक है, और वो भी भाषा के आधार पे कि हमारी भाषा ये है तो हमारा राज्य ये होना चाहिए, हमारी भाषा ये है तो हमारा राज्य ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद
फाइनली क्या हुआ, जून 1948 के अंदर, जून 1948 के अंदर भारत सरकार ने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया। क्या बनाया? लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बनाया। ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन थे? एस के धर, इसलिए इसको धर कमीशन भी कह देते हैं। ठीक है, और बेसिकली इनको इसलिए बनाया गया था ताकि तुम लोग चेक कर सको भाई कि क्या हम भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इन्होंने जो है भाषा के आधार पे नए राज्य बनाने की जो बात थी उसको रिजेक्ट कर दिया कि भाषा के आधार पे नए राज्य नहीं बनाने चाहिए। बोले हम कुछ 4 पॉइंट्स बता रहे हैं, उन 4 पॉइंट के आधार पर जो है राज्य बनने चाहिए। उन 4 पॉइंट के आधार पर क्या बनने चाहिए? राज्य बनने चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया दिया पुनर्गठन का? सबसे पहला ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी। ठीक है, ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी का मतलब हो गया कि भाई उस राज्य की सीमा, ठीक है, उस राज्य की जो सीमा है वो कितनी लंबी हो सकती है। ठीक है, कितनी वास्ट हो सकती है जिससे से ज्यादा उस राज्य को फायदा हो। नेक्स्ट, फाइनेंशियल सर्फ लाइंस, यानी कि कोई भी राज्य अगर हम बना रहे हैं नया, तो वो फाइनेंशियली पैसों के आधार पे कितना आत्मनिर्भर है। ठीक है, वहां पर क्या क्या रिसोर्सेज हैं, वो कितना कमा सकता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी, कि भैया ऐसा भी ना हो कि इतना बड़ा राज्य बना दो कि वहां पे प्रशासन काम ही ना कर पाए। ठीक है, जैसे आपको याद है 1905 कर्जन ने क्या हवाला दिया था कि जी बंगाल इतना बड़ा है कि हम यहाँ पे प्रशासनिक गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, है ना। वही चीज यहाँ पे बोली गई कि इतना बड़ा राज्य भी ना हो कि भैया उस राज्य की सरकार को या भारत सरकार को उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर प्रशासन को हैंडल करने में दिक्कत हो। ठीक है, नेक्स्ट था पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, कि भैया वो अगर हम कोई भी नया राज्य बना रहे हैं तो उसके अंदर कितनी क्षमता है उसके विकास, वो अपना विकास कर सकता है। पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, विकास की कितनी क्षमता है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद एस के धर कमीशन ने क्या किया, ये रिपोर्ट फाइनली जो है अपनी सबमिट कर दी। ठीक है, अब हुआ क्या, अब जैसे ये रिपोर्ट आई धर कमीशन की तो लोग बड़े नाराज हुए। लोग कहते हैं कि हम आपको कह रहे हैं भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, आप पता नहीं क्या ही पॉइंट लेके आ गए कि बाउंड्री देखो, पैसा देखो, है ना, प्रशासन देखो। बोले ये सब नहीं, लोग बड़े नाराज हुए। जब लोग नाराज हुए तो सेंटर में तो कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने क्या किया, 1948 के अंदर, 1948 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जयपुर में। ठीक है, जयपुर में अधिवेशन हुआ तो इन्होंने लोगों को शांत करने के लिए क्या कहा कि जी ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, हम एक नया कमीशन बना रहे हैं जिसका नाम है जेवीपी कमेटी। क्या नाम है? जेवीपी कमेटी। बोले जो एस के धर कमीशन ने, जो धर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है ना, उस रिपोर्ट का विचार करेगी जेवीपी कमेटी, और जेवीपी कमेटी डिसाइड करेगी कि रिपोर्ट सही है या गलत है। ठीक है, तो यानी कि अब एस के धर कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, और धर कमीशन को अब कौन पढ़ने वाला है, कौन इसको देखने वाला है, कौन एग्जामिन करने वाला है? तो जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी की बात करें, सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि जेवीपी कमेटी में कितने मेंबर थे। तो भैया 3 मेंबर्स थे। ठीक है, कौन कौन? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभी सीतारामैया। जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो इसने क्या किया, दिस कमेटी ऑल्सो रिजेक्टेड द लिंग्विस्टिक बेसिस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। दिस कमेटी रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, यूनिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन। क्या कहता है कि इस कमेटी ने भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने वाली बात को खारिज कर दिया, मतलब गलत कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हम कह सकते हैं कि जेवीपी कमेटी ने धर कमीशन का सपोर्ट किया, धर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको मान लिया कि नहीं भाई धर कमीशन ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। इवन उन्होंने तो ये तक कह दिया जेवीपी कमेटी ने कि जो नए राज्य बनेंगे ना, वो सिक्योरिटी और एकता और जो आर्थिक प्रोस्पेरिटी है, ठीक है, जो आर्थिक वहां पे जो गतिविधियां चलेंगी उनके बेस पे जो है नए राज्य बनने चाहिए। सेम वही एस के धर जैसी बात ही कर दी इन्होंने, एस के धर कमेटी जैसी ही बात कर दी। लेकिन हुआ क्या, 1953 में जस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, पोट्टी श्रीराम मुल्लू जो कि 54 दिन की हड़ताल पे बैठे थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, जब डेथ हुई तो फाइनली क्या हुआ, क्योंकि उनकी डिमांड क्या थी कि मद्रास स्टेट से, मद्रास जो राज्य है वहां से अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, जहां वहां पे जो लोग तेलुगु बोलते हैं उनके लिए अलग राज्य बनाया जाए जिसका नाम होगा आंध्र प्रदेश। और फाइनली वहां पे जब इनकी डेथ के बाद जब वहां के लोग भड़क गए, दंगा फसाद शुरू हुआ, तब भारत सरकार जो है जागी, और भारत सरकार ने फाइनली क्या किया, पहला राज्य बनाया भाषा के आधार पर जिसका नाम क्या था, आंध्र प्रदेश। और जो कि कब बना, 1953 में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था, तो दैट वाज आंध्र प्रदेश। और कब बना था, तो 1953 में बना था बच्चों। ठीक है, उसके बाद
पोट्टी श्रीरामुलु मद्रास प्रेसिडेंसी की तेलुगु भाषा आबादी के लिए एक भारतीय राज्य गठन के समर्थन में भूख हड़ताल करने के लिए प्रसिद्ध हुए। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी, जो अभी मैंने आपको बताया वही है, ठीक है। और जैसे ये वही पॉइंट है कि जैसे इनकी डेथ हुई तो इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी आशा जता दी कि हाँ भी ठीक है, हम आंध्र प्रदेश राज्य जरूर बनाएंगे, और उसके बाद बनाया भी गया है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों फजल अली कमीशन, दिसंबर 1953। अब फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी रीजन है। देखिए, फजल अली आयोग इसलिए बनाया गया था क्योंकि जब 1953 में आंध्र प्रदेश बना ना, 1953 में जब आंध्र प्रदेश बना भाषा के आधार पे, तो पूरे भारत के अंदर ये बवाल उठने लगा कि भैया आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बना है, तो वैसे ही हमारे भी डिमांड पूरी करो, हमारे लिए भी अलग अलग राज्य बनाओ। यानी कि हम कह सकते हैं पूरे भारत के अंदर अब डिमांड आ चुकी है कि भैया भाषा के आधार पे हमारा राज्य बनाओ, ठीक है। इसलिए फजल अली आयोग की स्थापना की गई थी ताकि वो देख सके कि कहां कहां पे राज्य बन सकते हैं। फजल अली आयोग के अंदर 3 मेंबर थे बच्चों। कौन कौन से थे? सबसे पहले थे फजल अली, जो कि इसके क्या थे? चेयरमैन थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हृदय नाथ कुंजरू। क्या नाम है? हृदय नाथ कुंजरू। ये जो है क्या थे? ये इस जो है फजल अली आयोग के मेंबर थे। नेक्स्ट है के एम पनिक्कर। के एम पनिक्कर ये भी क्या थे? तो ये भी मेंबर थे, ठीक है। तो फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पनिक्कर ये जो है तीनों मेंबर्स थे। उसके बाद Next, to further examine the question of reorganization of the states, Fazal Ali Commission was appointed by Government of India December 1953। वही चीज कि भैया भाषा के आधार पर राज्य कैसे बनाए, कब बनाए, तो इन सब के लिए फजल अली आयोग को बनाया गया था, ठीक है। अब इस कमीशन ने क्या किया? सितंबर 1955 में फजल अली आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी, और इन्होंने मेन जो है 4 कारक बताए, मेन 4 फैक्टर बताए, ठीक है, नए राज्यों को बनाने के लिए। कौन कौन से? सबसे पहला था लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजेनिटी, यानी कि भाषा और संस्कृति, किसी भी एरिया के अंदर भाषा और संस्कृति कितने एरिया तक फैली है, ठीक है, कितने लोगों तक है, उस हिसाब से उस राज्य को बनाइए। दूसरा, प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, कि भैया आप राज्य इस तरह से बांटिए कि ऐसा ना हो कि भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई सवाल उठे, है ना। उस भारत की सुरक्षा और एकता को, है ना, सुरक्षा और एकता को ध्यान में रखते हुए राज्य को बनाना है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, कहता राज्य बनाते समय उस राज्य की वित्तीय, आर्थिक और जो प्रशासनिक जो गतिविधियां हैं, प्रशासनिक जो उनके जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनको भी जो है नजरअंदाज नहीं करना है, उनको भी जो है ध्यान में रखते हुए इस राज्य को बनाना है। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल नेशन एज ए होल, क्या कहता है कि भाई इस तरह से राज्य को बनाना है कि उस राज्य के और जो भारत के जो देश हैं उनका जो कह सकते हो, जो उनका जो भला करना है भारत सरकार को, उनका जो कल्याण करना है, उसके ऊपर कोई भी प्रभाव ना पड़े, राइट। ये बेसिकली 4 बातें इन्होंने कही थी, राइट। उसके बाद इट सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ फोर फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इंस्टेड 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी वाज सजेस्टेड टू बी क्रिएटेड। क्या कहता है कि पहले भारत को मेनली 4 कमिश्नरीज में बांटा गया था, तो बोले इन सबको खत्म करो और भारत के अंदर जो है अलग अलग राज्य और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज को बनाना चाहिए, ठीक है। और फाइनली हुआ क्या? द recommendations of the Fazal Ali Commission was accepted by the Indian government with minor modifications, hence the State Reorganization Act 1956 passed by the British Parliament of India। क्या कहता है? फजल अली आयोग ने यह कहा था कि भारत के अंदर 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ये इनकी फाइनल रिपोर्ट आई, ठीक है। और उसके बाद फजल अली कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको भारत सरकार ने अपना लिया और उसको भारत की संसद से पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया, और उसको नाम दिया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, राइट। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसे संसद से पास कर दिया गया। थोड़े बहुत बदलाव किए गए फजल अली आयोग की कमीशन में। इन्होंने कहा 16 राज्य बनने चाहिए, लेकिन राज्य बनाए गए 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज, जो कि 1 नवंबर 1956 को इस अधिनियम के तहत बना दिए गए थे। कौन कौन से? 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज इस अधिनियम के तहत जो है 1 नवंबर 1956 को बना दिए गए थे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, अब कौन कौन से नए जो है बने हैं, नए राज्य बने हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में। केरला एंड कर्नाटका 1956 में। महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में। नागालैंड 1963 में। हरियाणा 1966 में। झारखंड एंड बिहार 2000 में। उत्तराखंड एंड यूपी 2000 में। झारखंड बिहार से, है ना, बिहार से अलग होकर बना झारखंड 2000 में।
यूपी से अलग होकर बना उत्तराखंड 2000 में, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना छत्तीसगढ़ सन 2000 में, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना तेलंगाना, सबसे लेटेस्ट राज्य 2014 में, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये बने हैं 1972 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये बना है 1971 में। सिक्किम, सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम बना है 1975 में, 1975 में। और भी राज्य बने हैं, वो सारे के सारे हम लोग जो हैं वो सारे के सारे हम देखेंगे आपके पॉलिटी के अंदर, ठीक है बच्चों। तो आई गेस ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्लियर है। और आई गेस यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब राज्यों के बारे में और भी डिटेल्स है, ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस मैंने आपको मेनली मेन मेजर मेजर जो है पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलिए, आई गेस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिएगा। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।